नमस्कार। फ़िल्मी दुनिया का पर्दा हमें अक्सर अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब हम फ़िल्मी दुनिया के बारे में सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, तो हमें सिर्फ़ हीरो-हीरोइनों के चेहरे नज़र आते हैं और हमें फ़िल्म को उसी अंदाज़ में देखने की आदत पड़ गई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति राइटिंग के फ़ील्ड में पटकथा लेखन के फ़ील्ड में अपना एक नया मुकाम हासिल करता है, तो बात थोड़ी नई होती है। आज द फ़ॉलो अप आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने जा रहा है, जो रांची का है और रांची की दुनिया से बहुत कम नाम है जिन्होंने फ़िल्म लाइन में खासकर एक्टिंग को छोड़कर दूसरे फ़ील्ड में करियर बनाया है। ऐसा ही एक नाम सजल कुमार का है। सजल कुमार रांची से आते हैं। रांची के मोराबादी में वो पले-बढ़े हैं। इसी शहर के हैं, डीपीएस से पढ़ाई की है, बीआईटी में से इंजीनियरिंग की है और फिर इस वक़्त फ़िल्मी दुनिया में, फ़िल्मी पर्दे पर वो राइटिंग के फ़ील्ड में अपना करियर देखते हैं और देखते ही नहीं एक सफल मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मुकाम हासिल हो गया है और एक काफ़ी बड़ा मुकाम उन्हें हासिल करना है। फिलहाल डिज्नी हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है मुकेश जासूस और मुकेश जासूस के 10 एपिसोड 11 एपिसोड लगभग आ चुके हैं। बाकी 9 एपिसोड अभी और आने हैं। 20 एपिसोड की ये पूरी सीरीज है और इस एपिसोड तमाम एपिसोड की जो पटकथा है, जो स्क्रिप्टिंग है, वो सजल कुमार ने की है जो कि रांची के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सजल कुमार को का स्वागत करते हैं अपनी जूम कॉल की मीटिंग पर। सजल, स्वागत है आपका। हेलो। हाय विवेक। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल अच्छे। आप कैसे? सजल, इस वक्त आप मुंबई में हैं और हम जी। सभी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अपने अपने घरों में हैं और एक दूसरे कुशल क्षेम चाह रहे हैं कि सभी सुरक्षित रहें। ऐसे में आपकी एक इस तमाम नेगेटिविटी के बीच एक अच्छी बात आपके लिए और रांची वासियों के लिए भी ये है कि आपकी आपकी लिखी हुई एक वेब सीरीज अमेजन माफ कीजिएगा हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार पर आ रही है। बड़ी उपलब्धि है। इसे बातचीत करते हैं। आप रांची से हैं और रांची से बहुत कम नाम सजा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा भी कि बहुत कम हम्म। नाम हैं जो फिल्मी दुनिया में खास कर हैं भी तो वो एक्टिंग या बाकी चीजों के फील्ड में हैं, जो दो चार हम्म। नाम जानते हैं। हम्म। मुझे लगता है कि हम्म। बहुत कम लोग हैं जो राइटिंग के फील्ड में खासकर छोटे शहरों से उठकर गए हैं। उसमें से एक नाम आपका हम्म। आता है। और अब आप चूंकि आपकी एक फिल्म वेब सीरीज आ रही है, कैसा लग रहा है और किस तरह का सफर ये रहा अभी तक? तो होता यह है कि हम जिस जगह से हम लोग आते हैं, ऐसे रांची जैसे छोटे शहर या इस तरह के दूसरी जगह, वहाँ पे जो माहौल है, वहाँ हमें ये करियर ऑप्शन के बारे में इस तरह से पता ही नहीं होता है। हम्म। हमें लगता ही नहीं कि ये भी एक करियर ऑप्शन है। जैसे कि कोई और नौकरी है, जैसे कि कोई और काम है, उसी तरह ये भी एक काम है। और मतलब सिर्फ अगर आप पूरे सिनेमा की दुनिया की बात करें, तो राइटिंग के अलावा भी कितने क्षेत्र हैं। बिल्कुल। एक्टिंग तो उसमें से छोटी सी चीज है, उसमें उसमें एडिटिंग बिल्कुल एक अलग है, साउंड एक बिल्कुल अलग होता है, कैमरा बिल्कुल इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं। किसी भी एक क्रू लगभग 100 लोगों का होता है, जिसमें एक्टर 10 से 20 होंगे। हम्म। तो इतने सारे फील्ड्स होते हैं, पर हम उसे करियर की तरह देखते नहीं। वो सबसे बड़ा रुकावट हमारे लिए वहां पे खड़ा हो जाता है कि हमारा इंटरेस्ट होता भी है और बहुत लोगों का होता है, क्योंकि वहाँ जो माहौल है, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो काफी क्रिएटिविटी है, काफी मजा आता है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में अच्छा माहौल है, कई लोगों को प्रेरणा भी दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे आसपास ये माहौल रहा है। हम्म। लेकिन इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, प्रोफेशनली इसको परस्यू कर सकते हो, पूरी जिंदगी भर कर सकते हैं। जैसे मेरा तो मैं एक बात मैं कहता हूँ कि राइटिंग में तो एक रिटायरमेंट एज भी नहीं है। हाँ। मतलब कई बार तो रिटायरमेंट एज के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लोग लिख रहे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हम लोग नहीं देख रहे होते, इसलिए थोड़े सा शुरुआती झिझक होता है। होती है। वरना हाँ, तो वो एक बार समझ में जब आ जाती है चीजें कि अच्छा क्या करना है, तो वो एक जर्नी रही है अपनी, कि धीरे धीरे सजल वो जानना समझना। जी, हाँ जी। रिटायरमेंट एज में तो काफ़ी समय आपको अभी आपने तो अभी आपके पास बहुत हाँ, बहुत वो तो वक़्त है। एक हमारा एक इनसाइड जोक है नहीं, हमारे वो मैं फ्रेंड यूँ ही सर्कल कह रहा। आपने शुरुआत में आपने जब यहाँ जब आप रांची में थे, आपने 12th किया डीपीएस से, फिर आप बीआईटी मेसरा गए, में। आपने इंजीनियरिंग की, फिर आपने एमबीए भी हम्म। किया और शायद हाँ कुछ दिनों जी। तक जॉब भी किया है और उसके बाद हाँ, फिर चार आपको साल से ऊपर। 4 साल से ऊपर जॉब किया। तो हम्म। ये राइटिंग का इंटरेस्ट शुरू से आपका था? अगर था तो फिर इंजीनियरिंग का फील्ड, एमबीए का फील्ड क्यों? और फिर वहां से ऐसी क्या चीजें आपकी लाइफ में आई जहां से लगा कि नहीं, राइटिंग का फील्ड आपके लिए एक ऑप्शन है, एक करियर है, और क्यों आपको लगा कि ये चुनना चाहिए? देखिए, उस माहौल में, उस उम्र में, उस वक्त एक करियर स्टेबिलिटी तो मैटर करती है। और आप मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा था कि पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में तो रांची में मेरा थर्ड हाईएस्ट था, झारखंड हम्म। में फिफ्थ हाईएस्ट था। स्कूल के तो टॉपर थे। तो उस तरह की जब आपका एक माहौल बन जाता है ना पढ़ाई लिखाई का,
तो वो तो आपका करियर आपके आसपास डिसाइड ही हो जाता है कि इसको यही चीजें करनी है, क्योंकि मेधावी जो छात्र होते हैं वो यही करते हैं। तो वो वाला माहौल ही था, और खुद को भी लगता था कि हाँ, अगर सच में मेहनत की है, पूरा बचपन मेहनत किया है, एक मजबूत नींव रखी है पढ़ाई की, तो उसको यूज करके कहाँ पहुंच सकते हैं वो तो देखा जाए। तो वो किया, और इंजीनियरिंग तो किया, वो तो हो गया, लेकिन एमबीए मेरे हिसाब से उसमें मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जाए, आपको मैनेजमेंट, आपको टीम बिल्डिंग, आपका मार्केट्स कैसे काम करते हैं, उसको आपको कैसे यूज करना है, इस चीज का नॉलेज हेल्प करता है। आप किसी भी चीज, आप मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप सिनेमा के क्षेत्र में हो सकते हैं, या एक सिंपल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई चीज मार्केट से जुड़ी हुई है। तो उसकी समझ ही हम सीख रहे होते हैं एमबीए के दौरान। तो एमबीए की पढ़ाई तो हम मतलब ऐसी पढ़ाई है जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम देने वाली पढ़ाई है। और तो वो तो बहुत इंटरेस्ट से किया था, और उसके बाद जॉब भी किया ये सोच के कि अच्छा देखते हैं कितना अच्छा लगेगा। और क्योंकि लिखने में इंटरेस्ट था, तो ये ख्याल भी था कि शायद जॉब करते करते लिखा जा सकता है। तो बहुत लोग करते कि उसके साथ लिख लेंगे, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग फील्ड है। इंजीनियरिंग एमबीए बहुत ही अलग तरह का फील्ड है, बिल्कुल टेक्निकल चीजें हैं, और दूसरी ओर ये बिल्कुल आर्ट है, लिटरेचर है। हाँ, पर ये चीज भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि आप एक बार प्रोफेशनली अगर राइटिंग करते हैं, तो वो भी एक नौकरी है, वो भी एक पेशा है, जैसे कोई और पेशा है। जैसे कि एक ऑफिस जाके 10 से 12 घंटे का काम होता था, या 8 घंटे का काम होता है, जैसा भी। तो लेखन में भी जब एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जब हमारा मुकेश जासूस की राइटिंग चल रही थी, तो ऐसा होता था कि हम 1 बजे 2 बजे भी घर वापस आते थे। तो हमारी एक 2-3 कितने दिनों का ये पूरा टाइम रहा जो मुकेश जासूस की जो राइटिंग की? तो आप बताएं कि किस तरह की राइटिंग प्रोसेस होती क्या है, कि क्या आप अकेले इसमें थे या कुछ और लोग साथ में थे, क्या टीम थी लिखने के लिए? हाँ, तो मैं हाँ जी, हाँ, तो मैं राइटिंग प्रोसेस के बारे में ये बता दूं कि राइटिंग 2 तरह की होती है। एक तो वो होती है जो एक लेखक अपने एंड पे पूरा तैयार करता है, और फिर वो कोशिश करता है वो कहीं बनवाई जाए। तो वो राइटिंग बहुत अलग होगी। वो आप अपने से लिखेंगे, अपने दोस्तों से उनकी राय लेंगे, और फिर उसको ले जाके अलग अलग जगह आप लोगों को सुनाएंगे, उनको मेल करेंगे, भेजेंगे। वो राइटिंग अलग होती है। एक होती है कि एक चीज कहीं पे बनेगी, ये लगभग डिसाइड हो गया है, और उसके लिए आपको हायर किया जाता है। तो मुकेश जासूस का हाँ, तो वो मेरे लिए ये प्रोसेस वैसा था। लेकिन दोनों जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि आपने जो पहली राइटिंग की है, कि आपने बहुत चीजें लिखी होंगी, बहुत जगह सुनाया होगा, उसके वजह से लोग आपको उसके आधार पर आपको चूज किया जाता है। उसके आधार पे लोग आपको याद रखते हैं कि यार इसने वो अच्छा भेजा था, वो तो नहीं बन पाया, लेकिन चलो ये बन रहा है, इसके लिए उसको बुलाते हैं। जो मेरे साथ हुआ, तो जिस प्रोडक्शन के साथ में हूँ उससे मैं 3 साल से जुड़ा हुआ था। हमारा मूवी के साथ कई चीजों पे, कई प्रोजेक्ट्स पे हमारी चर्चा चलती रही थी। और फिर जब इनका ये, उनके लिए भी ये सब पहला बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट था, तो ये जब हो रहा था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि ये लिखना है। जो बेसिक आइडिया थी वो बनी हुई थी, तो वो एक लेखक है जिन्होंने वो आइडिया तैयार करके, वो उनका उनका रोल वो था, उन्होंने वो तैयार कर दिया। फिर मैं और जो 2 डायरेक्टर थे शो के, हम तीनों ने मिलकर फिर आगे की पूरी कहानी और पटकथा जो है, स्क्रिप्टिंग जो होती है, वो पूरी तैयार की। तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त कम था अगर कहा जाए तो हमारे पास, क्योंकि ये आईपीएल के साथ लॉन्च होने वाला था ये शो। हॉटस्टार पे लॉन्च हो रहा था, और प्लान अभी इत्तेफाक ऐसा हो गया कि आईपीएल कैंसिल हो गया जब ये लॉन्च हुआ है। पर सोच ये थी कि आईपीएल के लिए जो जनता आएगी, उनको ये शो जब देखने को मिलेगा तो काफी व्यूअरशिप मिलेगी। तो ये आइडिया, तो इसकी वजह से रिलीज डेट पहले से सोची हुई थी कि इस समय तक तो रिलीज करना ही है। तो हर चीज उससे बैक कैलकुलेशन, डेडलाइन आप लोगों को। हाँ, तो डेडलाइन शुरू से बन चुकी थी, और वो हमारे पास लगभग 20 दिन के अंदर अंदर का समय था जिसमें हमें पूरा शो लिखना था। तो राइटिंग को लेकर जो हम जानते हैं वो यही है कि एक तरह का क्रिएटिव फील्ड है, आपको पूरा समय चाहिए। और कई बार होता है कि आपको लिखने के लिए एक पर्टिकुलर वाइब, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब आपके मन में उस तरह की चीजें आए तो फिर वहां से आइडियाज आते हैं, फिर आप लिखते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्रिएटिव और एक तरह का आर्टिस्टिक फील्ड है, वो जब चाहे तब नहीं हो सकता है। एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ है कि आप जब एक फर्म के लिए माना जाए कि आप लिखते हैं, जब एक आइडिया ऑलरेडी सोचा जा चुका है, वो आपका अपना आइडिया नहीं है, इस पर लिखा जाना है, और आपको दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना, क्योंकि आपका अपना आइडिया नहीं है, तो आप उनके इमेजिनेशन को आपको लिखना है, वो क्या सोच रहे हैं। और चूंकि एक टीम की तरह काम हो रही है, लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो अपने आप में खुद आप लिखते हैं, वो आपकी अपनी कहानी होती है, आप जहां से भी इंस्पायर हुए हो, अपना मोड, अपना तरीका, अपना ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अब जब आप दूसरों के लिए लिखना है, तो क्या लगता है कौन सा पार्ट मुश्किल है और कितना मुश्किल है?
ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। तो होता क्या है कि प्रोफेशनली अगर आपको राइटर बनना है, जैसे मेरा तो ये पूरा डिसाइड हो गया था कि प्रोफेशनली स्क्रीन राइटर बनना है, तो आपको ये सोच के रखना होगा कि ज्यादातर प्रोजेक्ट जो होंगे, जैसा मैंने कहा कि वो राइटिंग जो आप अपने लिए करते हैं वो बनेगी भी तो बहुत समय बाद बनेगी, क्योंकि आप पे वो भरोसा, क्योंकि एक लेखक भले जो भी हो लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। कोई भी ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट का बजट ज्यादा होता है, एक छोटा शो का भी बजट बहुत ज्यादा होता है। तो आपके लेखन पे वो बजट लगना वो थोड़ा सा सफर होगा, वो थोड़ा वक्त लगेगा। तो शुरू में ना दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट, वो आइडियाज, वो आपको हायर कर, वो राइटिंग तो होगी। अब वो राइटिंग आप इंजॉय करें, उसके लिए इंपॉर्टेंट एक फ्रेज होता है। ये एक्चुअली ये फ्रेज एक बार मेरे एक मित्र ने एक सेशन अटेंड किया था, महेश भट्ट जी का, उन्होंने ये फ्रेज यूज किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इमोशनल विंडो। वो कहते हैं कि हर कहानी में अपनी इमोशनल खिड़की ढूंढो जिससे आप उस कहानी के अंदर झांकोगे। तो वो बड़ी अच्छी बात थी कि आप कहानी किसी चीज के भी बारे में हो, एक क्रिमिनल के बारे में हो सकती है, एक ऐसी दुनिया के बारे में हो सकती है जो आपने नहीं जी है, आपने नहीं देखी है, लेकिन उसके जो रिलेशनशिप्स होंगे, उसके किरदारों की जो चाहत होगी, वो जो करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पे आप कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ किरदारों के मतलब वो उनकी जिंदगी से मैं थोड़ा दूर हो सकता हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी के कई सच ऐसे होंगे कि किससे उसको प्यार है, वो रिलेशन कैसा जा, उससे आप जोड़ लेते हैं खुद को, और फिर वहां से जैसे ही आपने जोड़ लिया फिर कहानी बनने लगती है। आपने इमोशनली कनेक्ट कर लिया एक बार स्टोरी से। जो मेरे प्रोड्यूसर भी है वो भी उनका भी ये कहना था कि ये चीज थी जो काफी मेरे प्रोसेस का हिस्सा थी कि लगातार इमोशनली जुड़ते रहो। सिर्फ स्टोरी में क्या होगा, क्या मजेदार लगेगा वो मत बनाओ, कि कौन सा किरदार इमोशनली कहाँ जा रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, और उसमें आपने क्या समझा है जिंदगी से, उसको कैसे डाल सकते हैं वो समझे। और फिर एक बार प्रोफेशनली आप लिख रहे हैं ना, तो वो जैसा मैंने कहा ना, वो काम है। जैसे अगर कोई एक मार्केटिंग का बंदा है, वो एक मार्केटिंग प्लान बना रहा है, तो वो एक्सेल शीट पे अगर काम कर रहा है तो अपने बॉस को नहीं बोलेगा कि आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मूड अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा प्लान नहीं बन पा रहा है। तो लेखक भी वो नहीं बोल सकता। जैसे ही वो प्रोफेशनली काम करने लगा, तो उसको, जैसे हम लोग जब लिखते थे तो हमारा हर दिन एक एपिसोड, एक ड्राफ्ट हम लिख के देते थे हर दिन, फिर उसकी रीराइटिंग होती थी। कितने दिन ये पूरा प्रोसेस रहा है, कितने दिन तक आप लोगों को लिखना पड़ा है? तो ये जैसा मैंने कहा 20 दिन के ही वक्त था, 15 से 20 दिन था, उसके बाद शूट शुरू होने वाला था। अच्छा। तो 20 दिन के अंदर, वो 20 दिन में अगर हमें लिखना था तो 12 से 14 दिन में हमने पहला ड्राफ्ट लिखा। और वो पहला ड्राफ्ट लिखने के साथ साथ हमारी री राइटिंग पे चल रही थी। तो जैसे कि एक डायरेक्टर जो थे वो रीराइट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अगर मैं प्लॉट करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं अगर एंड पे काम कर रहा था तो किसी और हिस्से पे एक दूसरे बंदे का डायलॉग्स पे और काम होगा, ये होगा, वैसे मेरे एक टीम ने काम किया। मतलब मैं कहूँ कि और 20 एपिसोड को बनाने में कितने समय लगे, लिखने में जो प्री प्रोडक्शन पार्ट था? लिखने का पूरा काम 20 से 30 दिन का है। आप बेसिक आइडिया बनने के बाद, तो बेसिक आइडिया बनने के बाद मैं एंटर किया हूँ, बेसिक आइडिया बनने का ही सफर लंबा होता है, एक और होगा। हाँ, वो भी एक अलग सफर था, क्योंकि उसमें उस एंड पे बहुत चीजें चेंज होती है। हमारे स्क्रिप्टिंग को लेकर मैं अगर कहूँ तो 20 एपिसोड को आप लोगों ने लगभग 20 दिनों में एक बना लिया। में लिखा है, जो कि काफी तेज था, मतलब मुझे लगता है बहुत तेज था। थोड़ा सा ये 4 घंटे का पूरा कंटेंट है, 4 घंटे का कंटेंट 20 दिन में लिखना थोड़ा ये था, बट मजा आया। जैसा मैंने कहा, इसीलिए हम लोग 1-1, 2-2 बजे तक काम करते थे, ऑफिस में पूरा दिन बैठते थे, और फिर अगले दिन सुबह उठते थे, फिर लिखना शुरू करते थे, फिर दोपहर को ऑफिस में। खुशी तो हो रही होगी नहीं, मतलब बहुत दिन का 20 दिनों का मेहनत जो है, आप रात भर लिख रहे हैं, दिन भर लिख रहे हैं, और फिर अब जब सीरीज आने लगे हैं तो रिस्पॉन्सेज मिल रहे होंगे, तो क्या महसूस करते हैं अब? रिस्पॉन्स तो बहुत प्यारा आ रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और जो शो है उसके अंदर क्या है कि कॉमेडी भी है, और एक बहुत ही सस्पेंसफुल की एक कहानी भी चल रही है, और उसके साथ जैसे मैंने कहा भावनात्मक एक पहलू भी जुड़ा हुआ है। 3 लेवल पे कहानी ऑपरेट कर रही है, और लगभग तीनों लेवल पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो वो अच्छा लग रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब मैं देखता हूँ इसको, तो मेरे लिए ये 20 दिन की मेहनत नहीं है जिस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ये 4 साल की मेहनत है। बिल्कुल, क्योंकि उन 4 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है ना, जिसके वजह से ये अगर आपको पुटअप कर पाए हैं। हाँ, और जैसी भी लिखी गई है उसमें वो बहुत सारे स्क्रिप्ट जो अभी तक बनने का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी अलग अलग जगह पिच हो रहे हैं, जो कहीं लगभग बन गए थे, कहीं पर अप्रूव हो गए थे, लेकिन लास्ट मिनट पे बजट लेवल पे फंस गए, कहीं कुछ हो गया।
वो सब चीज की जो समझ और जानकारी होती, वो सब आपके आगे लेखन में आते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुकेश जासूस जो है वो हमारा मूवी प्रोडक्शन के तहत आ रही है। आपने इसी प्रोडक्शन हाउस के 2-3 और भी लिखे हैं जो फिल्म, शॉर्ट फिल्म या बाकी चीजें। हाँ। एक RV CJ के साथ आपका एक वेब सीरीज जैसा ही था, उसमें भी आपने लिखा। उन लोगों, बाकी जो आपने लिखा आज से पहले, यानी मुकेश जासूस से पहले, वो कितना अलग था राइटिंग? क्योंकि वहां का जॉनर अलग था, तरीका अलग था, ट्रीटमेंट अलग था। ये कितना अलग रहा? और चूंकि ये आपका पहला OTT राइटिंग है, लाइक OTT के लिखने के लिए, ये पहला एक्सपीरियंस रहा इस तरह के राइटिंग का लेकर? बाकी इसके पहले शॉर्ट फिल्म तो आपने बहुत लिखी नहीं, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि OTT का रिलीज ये भले पहला हो, पर OTT को ध्यान में रख के, उसको मद्देनजर रख के लिखी गई चीजें बहुत। अच्छा। तो जैसे मेरे सफर की जो शुरुआत हुई थी, एक स्टोरी पीपल प्रोडक्शन हाउस था जिसके साथ 2 साल का काम हुआ था। तो वहां पे बहुत सारे वेब सीरीज आइडियाज हमने डेवलप किए थे, जिसमें क्राइम थ्रिलर्स भी थे, एक सुपर हीरो की कहानी भी थी, कुछ यंग कॉमेडी ड्रामा भी था। तो हर तरह की चीजें लिखी थी, और वो यही OTT वाला जो टारगेट ऑडियंस है उसको ध्यान में रखते। सजल का फेवरेट जॉनर क्या है? किस पे लिखना चाहेंगे? आपको छोड़ दिया जाए कि अपनी कहानी लिख के दीजिए भाई, क्या लिखना चाहेंगे आप? तो हाँ, तो वो वाली राइटिंग हुई। उसके बाद जैसा आपने बताया कि एक वेब सीरीज, एक मिनी वेब सीरीज जो RV CJ के साथ आई, जिसकी बड़ी सिंपल सी कहानी थी कि 2 पूर्व प्रेमी जो कभी रिलेशनशिप में थे, अब अलग हो गए, वो 3 बार मिलते हैं अपने मतलब भविष्य में। कभी उनका रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो चुका है, 2.5 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, ऐसे 3 मुलाकातें जो कहीं ना कहीं एक बिफोर सीरीज है हॉलीवुड की, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट, बिफोर मिडनाइट, उससे थोड़ी सी प्रेरित थी। इस 3 मुलाकातों के जरिए आप 2 लोगों की कहानी को बयान करते हैं। तो वो बिल्कुल बातचीत पे थी। जो शॉर्ट फिल्म थी अलीशा नाम की, जो फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुई हमारा मूवी के लिए जो बनाई थी, जी। वो भी 2 लोगों की बातचीत पे 20 मिनट की है। तो बहुत लोगों का, मेरे आसपास बहुत लोगों का ये मानना है कि मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है, क्योंकि ऐसी 4-5 चीजें आई जो कॉन्वर्सेशनल थी, ये थी। पर उस एक तो मुझे सच में पसंद है, मतलब वो जो सिंपल बातचीत होती है, सहजता से, सरलता से बातें कही जाती है, वो काफी पसंद है। वैसा बहुत कुछ अच्छा लगा है। पर उसके साथ ये भी है कि वैसी चीजें थोड़ी आसानी से बन जाती, इसलिए वो पहले बनी। तो मुझे एक थ्रिलर जैसी कहानी, अगर जिसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, वो लगातार सरप्राइज करता रहता है, आप ऑडियंस को लगातार बांध, वो लिखना भी बहुत मजा आता है। वैसी कहानियां मैं इंजॉय भी बहुत करता हूँ। मतलब अगर हाल में, मतलब कोई भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ थ्रिलर हो, चाहे वो एक दृश्यम जैसी कहानी हो, या एक हॉलीवुड की नाइट्स आउट हो, या फिर एक साउथ में एक विक्रम वेदा नाम की फिल्म आई थी, जो भी बिल्कुल अच्छे से ऑडियंस एक्सपेक्टेशन के साथ खेलती है, उसमें खुद को मजा बहुत आता है और खुद लिखने में भी अच्छा लगता है वो। तो वो अलग अलग 2-3 स्पेसेस है। बिल्कुल। अब हम लोग जिस दौर में है, बहुत 2-3 सालों से हम देख रहे हैं वेब सीरीज बनने शुरू हुए। उसके पहले ये माहौल नहीं था, खासकर जब लॉकडाउन के दौरान हमने 2020 में काफी बेहतरीन वेब सीरीज को देखा। मुझे लगता है यहाँ से एक अलग टर्न इंडस्ट्री ने लिया है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि पहले जहाँ सिर्फ हम बड़े स्क्रीन पर कंटेंट देखा करते थे, वो भी एक अलग तरह की कंटेंट थी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कंटेंट में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। बिल्कुल। और अब हमारे लिए, नॉर्मल लोगों के लिए आसान है कि वो फिल्में बना सके, जिसके पास भी इक्विपमेंट है और लोग हैं, वो अपने से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट तो देखा जाएगा। पंचायत वेब सीरीज आई जो TTF का बनाया गया, इस तरह दर्जनों वेब सीरीज हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों ने करना चाहा तो उन्होंने कर लिया। आपको लगता है कि राइटिंग के फील्ड में जो लोग अपना करियर देखते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मैसेज है कि अब इंडस्ट्री में OTT प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों को मौका मिल पा रहा है जिनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है? क्योंकि उस इंडस्ट्री में नो डाउट घुसना आसान नहीं था पहले, उस फिल्म इंडस्ट्री में जो उसमें ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, मारामारी थी, और लोगों को बहुत टफ कंपटीशन था। लेकिन अब क्या है कि मुंबई जरूरी नहीं है, हम रांची में बैठ कर फिल्म बना सकते हैं, हम लखनऊ में बैठ कर फिल्म बना सकते हैं। तो ये राइटरों के लिए कितना अच्छा रहा ये वेब सीरीज या OTT को लेकर? ये एक 2 चीजें अलग है। एक तो आप बॉम्बे आने की जरूरत, मुंबई आने की जरूरत है या नहीं है, तो वो तो है कि क्षेत्रीय भाषा में भी और उन जगह की सच्चाइयों को लेकर आप बहुत कहानियां बना सकते हैं, और वो तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपको वहां पे एक सर्कल, यहाँ आना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि आपके लिए वही चीज, वो जो ग्रुप मिलता है, वो जो लोग मिलते हैं, वो जो बनाने के मौके मिलते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर मुझसे कोई भी पूछेगा तो मेरा अभी भी कहना होगा कि मुंबई आओ तो जरूर,
क्योंकि बहुत सारी चीजें ये शहर सिखाता है। हाँ। क्योंकि मुझे भी किसी वक्त किसी ने कहा था ये बात, कि जब मेरा भी ये मानना था कि लिख तो कहीं भी बैठ के सकते हैं और लिख हाँ। के भेजते रहेंगे लोगों को, तो किसी ने कहा था शहर आ जाओ, और उसके बाद मैंने भी बहुत कुछ समझा, जिससे मुझे लगता है कि यहाँ पे आके बहुत कुछ आप सीख जाते हैं। दूसरी जो ओटीटी आने से जो चीज हुई है, जो सबसे बड़ी चीज हुई है, कि वो जनता जो इस तरह के कंटेंट से वाकिफ नहीं थी, जो मतलब हमारे उम्र के लोग तो थे असल में, हमारे जैसे लोग तो फॉरेन शोज भी देखते थे, उन्होंने इंटरनेट पर ढूंढ के बहुत कुछ देखा हुआ था, लेकिन हमारे जैसे पेरेंट्स हुए या हमारे वो वाली जो पीढ़ी हुई, वो पीढ़ी को भी जब एक पंचायत दिखाया जाता है और उसके बाद और ऐसे शोज दिखाए जाते हैं और उनको बताया, या फिर एक और थ्रिलर्स भी दिखाया जाता है, एक फैमिली मैन भी दिखाया जाता है, उनको मजा आता है और बोलते हैं अच्छा ये भी बनता है। उनके लिए टेलीविजन का मतलब कुछ और था, शोज का मतलब कुछ और था, और तब वो ये सब देखते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा ये सब चीजें भी बन रही है। तो अब क्या हो गया है कि जो पहले लगता था कि ऐसा कंटेंट सिर्फ कुछ लोगों के लिए, आज से 5 साल 6 साल पहले बिल्कुल ये लग रहा हाँ, था कि एक वो छोटे रिजर्व से लोग वर्ग था। के लिए है, अब वो नहीं है। अब उनको पता है कि एक ऐसा कंटेंट आएगा और वो शायद उतने ही लोग देख लेंगे, जैसे कि अगर एक एक नेटफ्लिक्स पे आती है, एक डॉक्यूमेंट्री आई है आईआईटी के ऊपर अभी हाल में, जी। और वो नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 में ट्रेंडिंग चली गई थी। या एक सर नाम की एक फिल्म आई थी, जो कि बड़ी छोटी सी सिंपल सी फिल्म थी, जी और बहुत प्यारी फिल्म थी। वो फिल्म को बने हुए 2-2.5 साल हो चुके थे, लेकिन उसको रिलीज कराना इतना मुश्किल हो रहा था, इतना ही हो रहा था, लेकिन जब ओटीटी पे वो आई तो लोगों ने रियलाइज किया कि वो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करने लगी। तो अब लोग समझ रहे हैं कि वो हर तरह की अच्छी चीजें अब लोग देखेंगे, तो वो झिझक हट रहा है। और ये चीज ना, एक और चीज हुई कि ये 3-4 साल से अब हो चुका है कि लेखक के लिए, ऐसे भी आपने जो गॉडफादर वाली बात कही, तो गॉडफादर तो लेखक के होते भी नहीं। जिनके गॉडफादर होते हैं वो तो एक्टर स्टार बनने चले जाते हैं, वो लेखक बनने की कोशिश करते भी नहीं जी। तो लेखक जब वो बन रहे होते हैं, और पिछले 3-4 साल में आपका कंटेंट आने में वक्त भले लगे, जैसे मैं अपने ही सफर की बात करूं तो मुझे काम लगातार मिलता रहा, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट, तो या एक प्रोडक्शन हाउस के लिए मैंने एक फिल्म लिखी, एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लिए एक और वेब सीरीज लिखी है, वो बन नहीं पाई है लेकिन वो लिखी हुई है, तो वो काम मिलता रहता है आपको। तो एक बंबई के इस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक चीज बन रहा है तो उसके एवज में लगभग 100 चीजें लिखी जा रही, तो वो हम लोग थोड़ा दूर से ये घबरा जाते हैं, अच्छा इतनी ही चीजें बन रही है ये सोच के, पर और बहुत चीजें लिखी जा रही है जिसके लिए राइटर्स को अब अच्छा पे किया जा रहा है, उनका करियर बन रहा है, उनका प्रोफेशन बन रहा है। और हाँ, जब चीजें बाहर आने लगती है तब एक अलग लेवल पे आपका करियर डेफिनेटली टेक ऑफ करता है, वो चीज तो है। बट हाँ, माहौल बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट बहुत मिल रहा है राइटर्स, ये एक बहुत प्यारी चीज है। चलिए अच्छा है, आपको शुभकामनाएं कि आप ये करें। बहुत लोग हैं जो राइटिंग में करियर देखते हैं, नो डाउट रांची में भी कई लोग हैं, मेरे भी दोस्त हैं जो चाहते हैं कि वो लिखें, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से, एक तो चूंकि चैलेंजेस होते हैं कि किस तरह की चीजें लिखी जानी चाहिए, क्या फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए इस वक्त, वो भाग पाना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो कहानियां हमें बहुत अच्छी लग रही होती है कि बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन जब वो टेबल पर जाती है तो लगता है कि यार ये तो बकवास है, बेकार है, इसमें कुछ नहीं है फिल्म के लिए। क्या आप कहेंगे कि जो जो नए लोग हैं, जो करियर देखते हैं, जो एस्पायरिंग है, उनके लिए क्या लगता है कहाँ शुरुआत करनी चाहिए और किस तरफ ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से स्क्रीन राइटिंग को लेके अगर मैं इस पर ध्यान दूं, मतलब थोड़ा बहुत तो जैसे मुझे गाने लिखने का भी थोड़ा शौक है, यहाँ पोइट्री परफॉर्मेंसेस भी चलते रहते हैं, बाकी सब चीजें, लेकिन फोकस अगर स्क्रीन राइटिंग पे रखे तो उसको लेके जो बात मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मान लीजिए आप गाना गाने की बात करें, तो हम और आप कोई भी सीधे खड़े होंगे, हमने गाना अगर सुना है तो हम गाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर वही हम सीखने लगे उसके बारीकी को, तो वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स होगा, और सच में उससे आप इम्प्रूव करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे। तो वो चीज लेखन के बारे में भी लागू होती है, जो बहुत लोग समझते नहीं है। जब वो फिल्में देखते हैं या कहानियों को पढ़ते हैं तो उनको कहानी दिखती है और उनको लगता है कि वो कल लिखने लगेंगे और वो भी लिख लेंगे, जो वो गाना गाने जैसा ही होगा कि वो गा तो लेंगे लेकिन वो 5 साल का सीखने के बाद, हाँ, वो जो हमारा रिदम का और ये का कमी जो है ना, वो राइटिंग में रहता है। तो ये चीज जो समझ लेते हैं कि आपको एक ट्रेंड राइटर बनने में, जो प्रोफेशनली लिख सकता है, कुछ साल तो लगेंगे। वो बहुत रेयर कोई जीनियस केस होगा, बहुत ही रेयर, वो उसकी कुछ तरह की ट्रेनिंग बचपन में हो गई होगी, उसने कुछ किया होगा जिसके वजह से, अदरवाइज एक ट्रेंड राइटर बनने में आपकी जिंदगी के कुछ साल जाने वाले।
वो चीज अगर हम समझ जाए, और वो कुछ साल में ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रगल ही करना होगा, उसमें भी आपको काम मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी राइटिंग बहुत ज्यादा लोग कर नहीं रहे, ये सच है हमारे इंडस्ट्री का। तो क्यों आप लगता है आपको आराम ऐसा? से, क्योंकि आसान नहीं है, एक तो आसान नहीं है, दूसरा ये जो बात मैंने अभी कही ना कि सीखने की बहुत जरूरत है। तो मान लीजिए अगर सिंगिंग करनी थी, तो वहां बहुत इंट्यूटिवली लोगों को पता है कि वो सीखो कुछ साल और फिर गाओ। राइटिंग में वो सीखने वाला एफर्ट बहुत लोग डालते ही नहीं है, और फिर वो गोल गोल घूमते रह जाते हैं। अगर आपने कॉन्शियसली वो एफर्ट नहीं डाला, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने लगभग 25 से 30 किताबें लेखन और सिनेमा के बारे में पढ़ी, तो वो मेरा अपना पर्सनल जर्नी रहा है कि मैंने वहां से सीखने की कोशिश की है। वो सब फिल्मों को हम एनालाइज करते हैं, वो एफर्ट अगर आप शुरू में नहीं डालेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता है कि कौन सा सिनेमा अच्छा है, क्या मुझे मजा आता है, और इसलिए मैं अच्छा लिख लूंगा या लिख लूंगी, तो वहां पे परेशानी आती है। और वैसे लोग जैसे हमारे आसपास बहुत लोग हम टकराते रहते हैं जो 5-5, 10-10 साल से लिख रहे हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो अभी भी वहां पे समझ की कमी है। वो जैसे मैथ्स मैथ्स में होता है कि हम मैथ्स में जैसे हम करते थे ना कि आप, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी थोड़ा सा अच्छा सवाल आएगा ना तो आप फंस जाएंगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देंगे लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भी गलती होगी। तो लेखन वैसा ही है कि आपका कंसेप्चुअल बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी समझ होनी चाहिए। जैसे हम लोग अब कुछ कहानियों पे जब काम कर चुके हैं, तब एक अलग लेवल पे हमें चीजें दिखने लगती है, अच्छा ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो मतलब एक फ्रेज में यूज करता हूँ, डिसेप्टिवली सिंपल, कि राइटिंग ना लगता है बहुत आसान है और है नहीं, इसलिए बहुत लोग इसमें गलत जाते हैं। चलिए, तो ये जो लोग राइटिंग में अपना करियर देखते हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी सीख सजल ने दी कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी रहे, प्रैक्टिस भी सीखने रहे, पे काम कीजिए, तो हाँ, भी आप सीखने पे काम कीजिए, बिल्कुल। ये नहीं कि आपने आज लिखना शुरू किया आप उम्मीद करें कि हम अगले महीने कोई फिल्म मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, और वक्त लगता है, ये वक्त चीज लगता है, मालूम होनी समय चाहिए। देना पड़ेगा। और हाँ, सजल, हम अपने आखिरी दौर में है इस इंटरव्यू के। ये मुकेश जासूस फिल्म है, इस पे थोड़ा बताइए कि अब तो चूंकि 9 एपिसोड और बाकी हैं, और ये फिल्म किस चीज पर है, और क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं आपकी इस फिल्म से, उसके बाद का करियर आपका कहाँ जाएगा? तो ये एक, जैसा मैंने कहा, कॉमेडी थ्रिलर है, तो ये थोड़ा सा स्पेस अलग सा है कि कहानी थ्रिलर है, एक सस्पेंस कहानी चल रही है, जहाँ पे बंबई के एक चौल में रहने वाला बंदा, जो कि एक वकील था, जो कि वकील भी नहीं बन पाया, मतलब होता है कि वो आखिरी एग्जाम पास ही नहीं कर पाया, तो एक फ्रॉड जैसा वकील था, जिसको कि अब ऐसा बोल दिया गया कि अब तो वकालत कर नहीं सकते। तो क्या करे, तो उसको गलती से जासूसी का काम मिल जाता, बोलते ये अच्छा काम है, इसके लिए कोई डिग्री विग्री चाहिए नहीं। तो वो थोड़ी सी शुरुआत हंसी मजाक से शुरू होती है, लेकिन हमें पता है कि कोई बड़े केस, एक डेड बॉडी है जो हमें दिख चुकी है, तो हमें पता है कि ये कनेक्ट होने वाला है, जो चौथे 5वें एपिसोड में जाके चीजें कनेक्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे परत दर परत चीजें जुड़ने लगती है। और कैसे एक बंदा जो मजाक मजाक में जासूसी करना शुरू किया था, वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व होके, और बहुत ही अलग अलग तरीके से, वो कोई बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, वो बहुत ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई और एक अच्छाई है जो उसको इस सफर में अंत में जाके जिता देगी। तो वो सफर से गुजरता हुआ जाएगा। जैसे कि हम लोग जब कर रहे थे, तो हम लोग जाने भी दो यारों को याद क्या करते थे, कि उसके जो प्रोटैगनिस्ट है वो भोले भाले सीधे साधे लोग, वो बहुत शार्प लोग नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई है, इसलिए वो सही काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो वो वाली चीज है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, जो एक बैलेंस है ह्यूमर और सस्पेंस का, वो लोगों को पसंद आ रहा है। और जो प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार का, खुद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हॉटस्टार इस पे ऑलरेडी हमारी बात चल रही है कि और कहानियां हम उनको सुनाएंगे, इसका और आगे का सीजन पे बातचीत हो रही है, तो वो सारी चीजें चल रही है। प्लस वो चीज होती है कि आपकी लिखी चीज जैसी बाहर जाती है, और ये चीज जाती है कि 4 घंटे का एक लंबा थ्रेड आपने कहानी का कैसे रचाया, बसाया, घुमाया, वो चीजें जब जाती है तो ऑब्वियसली मतलब उसके बाद लोग देखेंगे, बातें होंगी, वो कॉन्वर्सेशन तो और भी चल रहे हैं। जैसे एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, मल्टीपल वेब शोज डेवलपमेंट का, तो वो हम लोग लगभग अगले वीक या अगले महीने से वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को पिच करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो ऐसे एक्साइटिंग है समय, अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करते रहे, बस यही अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
बिल्कुल हो रहा है। आपको फिर से शुभकामनाएं सजल। तो बहुत हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पर हमारा मूवी प्रोडक्शन के तहत मुकेश जासूस वेब सीरीज की 11 एपिसोड्स आ चुके हैं, बाकी 9 एपिसोड आने वाले हैं। ये एपिसोड बाय एपिसोड लगातार आते जा रहा है डिज्नी हॉटस्टार पर। आप में से जो लोग ओटीटी के शौकीन हैं और नहीं भी हैं, तो जरूर इस वेब सीरीज को देखें। और जब आप देख रहे हो तो आपको ये ध्यान जरूर रहना चाहिए कि इसकी जो पटकथा लिखी गई है उसमें रांची के सजल कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पूरी स्क्रिप्टिंग की है और इसका श्रेय उन्हें जाता है। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सजल आपको कि आप फिल्म दुनिया में रांची सहित पूरे राज्य का नाम रोशन करें। खुद का ऑफकोर्स आप रोशन कर ही रहे हैं। आपको इन शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ और इस मुकेश जासूस वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग। नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in